गाय भैंस इस समय अधिक ब्याती हैं और पशुओं में कई समस्याएं आती हैं। इसलिए इस समय इनकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है, जिससे पशु और उसका बछड़ा बछड़ी स्वस्थ रहे। हमारे एक पशुपालक भी ब्याने वाले पशुओं की उचित देखभाल कर कुछ जानकारी चाह रहे हैं, जिसका समाधान बता रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय इटावा भोपजी के डॉक्टर सोहनलाल सैनी। डॉक्टर साहब, एक बात हमारे वैसे बताओ कि हमारे जो पशु ब्याने वाले हैं इनका रखरखाव कैसे करना पड़ता है, उस बारे में हमारे को बताइए। ऐसा लादूराम जी, जैसे ही पशु अपने ब्याने वाले हैं या ब्याह चुके हैं तो अपने को ये तो पूरा अंदाज़ा रखना ही चाहिए कि भाई मेरा पशु कब ब्याने वाला है, कब ये जो है बच्चा देगा। तो इसमें जो मोटी मोटी चीज़ बाहर से अपने को दिखेंगी तो जानवर के अंदर थनों में उसमें धार का रूप आ जाएगा, दूध पर आ जाएगा, गादी का फैलाव पूरा हो जाएगा और उसके पिछले जैसे ब्यावर में से डिस्चार्ज का वगैरह भी आने लग जाएगा। और जब जिस दिन जानवर बच्चा देगा उस दिन उसका जो गोबर है वो बिल्कुल ही एक तरह से डायरिया टाइप गोबर करेगी वो। तो इसलिए आपको ये मान लेना चाहिए कि भाई अपनी जो जानवर है अब आने वाले 10-12 घंटे में बच्चा देने वाला है। तो जब भी जानवर अपने बच्चा देने वाला हो, जानवर ब्याने वाला हो, तो घर के अंदर अपने को कुछ ऐसी फ्लसेज हैं, ऐसे चारा बांट हैं जो अपने को पहले से एडवांस रखने चाहिए, जो अपने को ब्याते उसको खिलाना पड़ते हैं। उसके बाद में सूखे में बांधना है बरसात के मौसम में, और जो भी चीज़ उसको खिलानी है वो गर्म देनी है, जिस पे बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं देनी है। और ठंडी चीज़ से बचना है अपने को, ठंडा पानी नहीं पिलाएं, जानवर को 1-2 दिन के लिए हरा चारा कम देवें। और जो भी अपने को साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जानवर ब्याने के बाद में 5-6 घंटे में जेर डालता है, यदि मान लो 5-6 घंटे में वो जेर नहीं डालता है तो अपने को फिर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उस जेर का जो भी निस्तारण हो उसे यथासंभव अपने को दूर करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, गर्भित पशु को अन्य पशु से अलग बांधकर रखें। इसके साथ ही गर्भित पशु को चारागाह में चराई के लिए नहीं लेकर जाएं। गर्भित पशु को अन्य पशु से मारने से बचाना चाहिए, अन्यथा पशु को चोट लगने की संभावना रहती है। आजकल क्या है कि हाई प्रोडक्टिव जानवर रखते हैं पशुपालक, जिनका दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने को इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जानवर का कैल्शियम नहीं टूट जाए, इसलिए कैल्शियम का पूरा ध्यान रखते हुए उसके अडर को पहले बिल्कुल पूरा खाली नहीं करें 2-3 दिन तक। और फिर भी यदि मान लो जानवर बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है तो उसके अंदर अपने को कैल्शियम ब्याने के 5 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। 100 ml सुबह शाम कैल्शियम देनी चाहिए, जिससे कि जानवर ब्याने के बाद में कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी से सफ़र नहीं करे। और जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी जानवर में तो जानवर से खड़ा होना जाएगा नहीं, बैठा जाएगा नहीं। तो जानवर बैठ गया तो खड़ा नहीं होगा, और यदि बैठ खड़ा है तो बैठेगा नहीं। कैल्शियम की जैसे ही कमी होगी जानवर बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी और वो एक तरह से ऐसे पोस्चर में बैठ जाएगा कि अपने पूरे शरीर को बगल में लेके दबा के बैठ जाएगा, जिससे कि उसको ऐसे लगेगा प्रतीक जैसे मान लो कि इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसको गाँव की आम बोलचाल की भाषा में शीतबादी कहते हैं। पशु ब्याने के ठीक बाद बछड़े के नाक और मुंह से कफ अथवा श्लेष्मा को साफ करें। आमतौर पर गाय बछड़े को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती है। इससे बछड़े के शरीर को सूखने में आसानी होती है। यदि गाय बछड़े को ना चाटे अथवा ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछकर सुखाएं। नाभ नाल में शरीर से 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर गांठ बांध देनी चाहिए और बांधे हुए स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे से काटकर टिंक्चर, आयोडीन या बोरिक एसिड अथवा कोई भी अन्य एंटीबायोटिक लगानी चाहिए। बाड़े के गीले बिछौने को हटाकर स्थान को बिल्कुल साफ और सूखा रखना चाहिए। बछड़े के वजन का ब्यौरा रखना चाहिए। गाय के थन और स्तनाग्र को क्लोरीन के घोल द्वारा अच्छी तरह साफ कर सुखाएं। बछड़े को माँ का पहला दूध अर्थात खीस का पान करने दें। बछड़ा 1 घंटे में खड़े होकर दूध पीने की कोशिश करने लगता है। यदि ऐसा न हो तो कमजोर बछड़े की मदद करें। थनैला के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जहाँ पे भी जानवर की डिलीवरी होती है, जानवर ब्याता है, तो उस जगह उस जानवर को बिल्कुल शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे उसके मैली गंदगी जो भी होती है वो टीट के थ्रू उसके अडर में प्रवेश कर जाती है और यही बैक्टीरिया आगे चल के मैस्टाइटिस या थनैला रोग के कारण होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो पशुपालकों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लादूराम जी, इसके अलावा और कोई आपके दिमाग में और कोई भ्रांति हो तो और पूछिए। पशु को जैसे ब्याने के बाद में उसको जो बंटा देते हैं वो सूखा दे या गीला दे, उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। ब्याने के बाद मैं बताऊं आपको लादूराम जी, जो भी अपन बंटा खिलाएं जानवर को वो ऐसा बंटा होना चाहिए कि उसमें ठंड का ध्यान रखना चाहिए, अपन को ठंडा नहीं होना चाहिए। और जो भी बांटा खिलाएं जो भी है उसको अपन को पका के खिलाना है, भिगो के नहीं खिलाना है। क्योंकि जब जानवर डिलीवरी पीरियड में होता है तो उसकी आंतों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक भिगे हुए चारे को पचा सके। इसलिए जो भी बंटा चारा आप खिलाते हो तो वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। बांटे उसको ठंडा करके फिर खिलाएं और उसके साथ गुड़ा जवान का भी सेवन कराएं, जिससे कि उसकी बच्चादानी की प्रॉपर सफाई हो सके और जिससे एक अच्छे दूध लेवल पे वो पशु मेंटेन हो सके।
किसान भाइयों, हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा भी सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है, जिसको सिंचाई या अन्य कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप पानी की जांच करवाकर ही फसलों में उपयोग करें। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय MPUT उदयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के यादव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहले जल गुणवत्ता की बात नहीं होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी और अच्छी गुणवत्ता का पानी हमें बरसात से मिलता था। लेकिन आजकल इंसानों का जो इंटरवेंशन है या उसमें अतिक्रमण है वो बहुत बढ़ गया है, और जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। सिंचाई जल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान जल के लिए नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, पोखर, नदी नालों पर निर्भर रहते हैं। अगर खेतों में अधिक रसायन प्रयोग किया जाए तो जल स्रोतों का पानी प्रदूषित हो सकता है और कृषि के लिए ये अपूर्णीय क्षति का कारण बन सकता है। इसी प्रकार पानी का खारापन सिंचाई जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भूमि का खारा हो जाना एक धीमी प्रक्रिया है। जल की गुणवत्ता उचित न होने पर कृषि उत्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल की गुणवत्ता को परखने के लिए या जांचने के लिए हमारे पास बहुत सारे घटक या पैरामीटर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत संचालकता, जो कि सिंचाई जल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। विद्युत संचालकता के हिसाब से जल को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो हम कंडक्टिविटी के हिसाब से इसको C1, C2, C3, C4 कैटेगरीज में बांटते हैं। C1 में विद्युत संचालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 0.25 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होती है। C2 में 0.25 से 0.75 डेसीसाइमन पर मीटर होती है। C3 के अंदर 0.75 से 2.25 डेसीसाइमन पर मीटर के बीच में होती है। और अंतिम जो कैटेगरी होती है, जो कि उपयोग के लिए सही नहीं होती है या टिकाऊ उपयोग के लिए सही नहीं होती है, वो होती है C4 कैटेगरी, जिसकी विद्युत संचालकता 2.25 डेसीसाइमन पर मीटर से ज़्यादा होती है। ऐसे ही दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है pH। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जल के pH के बारे में भी है कि pH 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो इसको अच्छा pH मानते हैं, और अगर ये इससे कम है 6.5 से तो ये अम्लीय पानी होता है, और 7.5 से ऊपर होता है तो क्षारीय पानी होता है। pH का जो कंसेप्ट है वो जल की गुणवत्ता को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे ही जो तीसरा जो घटक होता है वो होता है TDS, टोटल डिजोल्व साल्ट्स। पीने के पानी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 100 ppm TDS होना चाहिए। PHED राजस्थान के हिसाब से 1500 TDS अनअवॉइडेबल कंडीशन में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन BIS में जो TDS की क्रिटिकल लिमिट है वो है 500 ppm। हम यहाँ पे 500 से 550 ppm TDS का पानी में हम लोग पीते हैं। तो पीने के हिसाब से TDS का पैरामीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि जल की गुणवत्ता अगर आप सिंचाई जल के हिसाब से परखना चाहते हैं तो उसमें भी इसको काफ़ी अच्छा महत्व मिला हुआ है। और 640 TDS का मतलब लगभग एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बराबर इसको मानते हैं, एक EC के बराबर। अगर पानी बहुत ख़राब है तो हम इसके एडवांस टेस्ट करते हैं। एडवांस टेस्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 कैटाइंस करते हैं, और ऐसे ही कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये 4 एनाइंस का टेस्ट करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नमक पानी में होता है और उसकी जांच करने के लिए EC टेस्ट करते हैं, लेकिन कौन सा नमक है ये जांच करने के लिए कैटाइंस और एनाइंस के एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। और इन 4 कैटाइंस और 4 एनाइंस के संयोजन से 16 प्रकार के नमक बनते हैं, जिसमें से एक सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट होता है, जिसको हम खाने के काम में लेते हैं। बाकी 15 और ऐसे नमक है जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी जांच भी हम जल की गुणवत्ता के लिए हम करते हैं। इसलिए जल को उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करना आवश्यक है और इसके लिए जल का सही नमूना लेना चाहिए।
जल परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेना जल स्रोत पर निर्भर करता है। अगर आप नलकूप से नमूना लेते हैं तो पहले 15 मिनट तक नलकूप के पानी को बहने दें। इसके बाद साफ प्लास्टिक की बोतल जो पहले प्रयोग हो चुकी हो उसमें पानी को एकत्रित करें। इसी प्रकार बहते जल स्रोत से पानी का नमूना लेने के लिए बहते हुए पानी को बोतल में भरें। इसी प्रकार तालाबों से नमूना लेने के लिए तालाब के बीच में जाकर पानी का नमूना एकत्रित करें। कभी भी किनारों के पास का पानी जल के नमूनों के लिए प्रयोग न करें। जहां से आपने नमूना लिया है, जैसे कुआं, तालाब, नलकूप आदि, इसी प्रकार से खेत का नाम, खसरा नंबर, कौन सी फसल लगाना है, किसान का नाम इत्यादि, ये सब काम करने के बाद आप अपनी नजदीकी कृषि, मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों आदि में पानी की जांच करा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कम शुल्क किसानों को देना पड़ता है। और इन दोनों को मिट्टी और पानी की समय पर जांच करवाएं। जांच के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से उसका इलाज करें। हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों ने किन्नों के बाग लगा रखे हैं, लेकिन इन बागों को लगा देने मात्र से ही आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि आप इनके लिए किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कटाई छटाई पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि इन पौधों की अच्छी बढ़वार हो सके और किन्नों के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी मिलिंद सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने ज़िले की जो उद्यानिकी की महत्वपूर्ण फसल है वो किन्नू की फसल है, और इस टाइम जो है किन्नू की फसल जो है वो बहुत अच्छी जो है खड़ी हुई है और उसने किसानों को अधिक उत्पादन भी दिया है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी बाग की जो है उचित प्रकार से सही सामूहिक जो है सार संभाल नहीं की जाएगी तो उससे अधिक उत्पादन लेना संभव नहीं हो पाता है। बाग में ये देखें कि बाग जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पौधे हैं, कीट पतंगों इत्यादि का जो प्रकोप है उनको जो है ये खरपतवार इत्यादि जितने भी अवांछित पौधे हैं वो आश्रय देते हैं, जिससे कीट पतंगे इत्यादि अधिक पनपते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किन्नू के बाग के अंदर जितने भी अवांछित या खरपतवार के पौधे हैं इनको जो है मतलब है समूल नष्ट करें, और किन्नू का जो बाग है जितना स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा तो निश्चित तौर पर जो है ना मतलब है वो उतना ही अधिक उत्पादन जो है ना मतलब किसान भाइयों को देके जाएगा। इन दिनों किन्नों के बागों में अक्सर कई तरह के खरपतवार उग आते हैं जो पौधों से खाद पानी से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसके लिए बागवान अपने बागों में 20 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवारों को निकालते रहें। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बाग के अंदर जो है नियमित अंतराल के ऊपर जो है वो सिंचाई का कार्य करें, क्योंकि यदि सिंचाई जो है मतलब सुचारू रूप से नियमित समय पर नहीं की जाएगी तो उससे भी जो है बाग के पौधों को जो है एक प्रकार का जो है आघात पहुंचता है और उससे फल इत्यादि जो है वो झड़ने लगते हैं। फल बाग से अधिक फलोत्पादन लेने के लिए सिंचाई मृदा में नमी की कमी के अनुसार समय समय पर करना चाहिए, और यदि बारिश अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। फलों के झड़ने की भी जो है मतलब समस्याएं आ रही हैं, परंतु किन्नू के पौधों के अंदर फलों का झड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु कभी कभी जो है मतलब दो सिंचाइयों के बीच जो है अधिक अंतराल हो जाता है या अधिक समय हो जाता है तो उससे भी जो है जो दैहिक संबंधी क्रियाएं वो उत्पन्न हो जाती हैं और किन्नू के अंदर जो है फल फूल जो है झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए यही है कि किन्नू के पौधों के अंदर जो है ना नियमित अंतराल पर जो है वो जो है मतलब सिंचाई का कार्य जो है करें, और अधिक अंतराल नहीं रहना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो है मतलब गुड़ाई इत्यादि का, प्रूनिंग इत्यादि का, कटाई छटाई का भी जो है मतलब कार्य करें, ताकि किन्नू का जो पौधा है वो अधिक जो है ना मतलब भारी नहीं। किन्नों के बाग में किसी भी कीट का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले उस कीट को पहचानना बेहद जरूरी है, तभी आप उसका नियंत्रण सही ढंग से कर पाएंगे। तो किन्नों के बाग में नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं, उनकी पहचान किसान कैसे करें और समय रहते नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में आइए जानते हैं। तो वर्तमान में देख रहे हैं कि किन्नू की फसल के ऊपर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों का जो है मतलब आक्रमण है, जिसके अंदर आपका तेला है, सफ़ेद मक्खी इत्यादि है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसान भाई जो है ना मतलब एक उचित जो है कीटनाशी या पौध रोगनाशी रसायन का जो है वो चयन करते हुए उसका छिड़काव करें। तो छिड़काव के लिए जो है आप जैसे सफ़ेद मक्खी है या जो है तेल इत्यादि है तो एसिटामिप्रिड है या जो है थायोमेथोक्साम है इत्यादि कीटनाशक दवाइयों का जो है मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। छिड़काव है वो पौधे की पत्तियों के ऊपर समुचित होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का यदि किसान भाई जो है मतलब
ध्यान रखेंगे और बाग के नियमित जो है ना मतलब भ्रमण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा जो है देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ना मतलब किसान भाई किन्नू की फसल से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से एक या दो महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक पदम सिंह ने। यह बतख पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पदम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको बत्तख पालन से संबंधित कुछ जानकारी देने यहाँ पे उपस्थित हूँ। बत्तख पालन किसान भाइयों के लिए उभरता हुआ एक अच्छा उद्यम है, कृषि उद्यम है। खास करके हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ जो शिक्षा ग्रहण करके अभी अपने एक कार्य की खोज में हैं, उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि वह बत्तख पालन को अपनाकर अपना आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं। बत्तख पालन करने के लिए सिर्फ बत्तख पालन पे भी जा सकते हैं या समन्वित कृषि में, अगर उनके पास तालाब या जलाशय है तो समन्वित कृषि में मछली सह बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तख पालन करने के लिए सर्वप्रथम एक अच्छे नस्ल का चुनाव करना जरूरी होता है। इसमें अगर किसान अंडा उत्पादन के लिए जाते हैं तो उन्हें खाकी कैम्बल बत्तख पालन करना होगा। अगर वह मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करना चाहते हैं तो वाइट पेकिन नस्ल की बत्तख का पालन कर सकते हैं। बत्तख पालन के लिए एक किसान को यह ध्यान देनी होगी कि वह चूजा जब लें तो चूजा एक अच्छे संस्थान से लें। किसान भाइयों, वैसे तो बत्तखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बत्तखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। बत्तख पालन में शुरुआत में आप किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि बत्तख के बच्चे जो हैं कम मात्रा में आहार लेंगे, लेकिन समय समय पर उनको आहार की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए प्रति 2 से 3 घंटे उनको आहार दें और सारा दिन उनके सामने पानी की व्यवस्था हो। और रात्रि के समय यह सुनिश्चित करें कि वह जिस आवास में रहते हैं वहाँ पे लाइट की सुविधा हो और तापमान उनका जो घर का तापमान है वह 35 से 36 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि शुरुआत में इस तापमान में ही हमें बत्तख के चूजों को रखना है, नहीं तो वह आपस में सटेंगे या एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी काफ़ी मृत्यु हो सकती है। जैसे जैसे आपका उनका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आप ताप को घटा सकते हैं। और बताना चाहेंगे कि इसके बाद जैसे एक बत्तख का उम्र 1 महीने का हो जाता है तो एक प्रथम टीका जिसे हम लोग डक कॉलेरा बोलते हैं वह एक महामारी का रूप ले लेता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसके लिए डक कॉलेरा वैक्सीन आप अपने बत्तख बच्चों को अवश्य दें और फिर दूसरे महीने के उम्र में उसे डक प्लेग का वैक्सीन आप कराएं। किसान भाइयों, अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बत्तख के आवास में जब अंडा उत्पादन में बत्तख आती हैं तो उसके आवास के किनारे किनारे ऐसा प्रबंधन करें ताकि वह उस जगह पे अंडा दें। तो किसान भाई, अगर इस पे आपको विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो तो कृषि विज्ञान केंद्र आपके ज़िला में जो कार्यरत है या आपके राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वहाँ पे संपर्क करके एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और आसानी से बत्तख पालन करके रोजगार का सृजन करें एवं कृषि को उन्नयन करें।